हेलो दोस्तों। मेरा नाम है चेतन सोनार और मैं आपको आप सभी को रिएक्ट जेएस के बारे में डिटेल वॉक थ्रू कराऊंगा। इस हमारी प्ले सीरीज में हम लोग रिएक्ट जेएस स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और रिएक्ट के सारे कंसेप्ट देखेंगे। रिएक्ट जेएस क्यों जरूरी है, वो इस मॉडर्न 2024 में हमें क्यों सीखना चाहिए, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखना देखेंगे। तो बेसिकली रिएक्ट एक रिएक्ट इज डेवलप बाय फेसबुक। सो रिएक्ट को फेसबुक ने डेवलप किया था 2013 में। जो फेसबुक इज अब कहलाता है फेस मेटा। और 2013 में उसको पहले फर्स्ट टाइम वो रिलीज किया गया था पब्लिकली। पहले वो उन्होंने खुद से शुरू किया था यूज करना। और जावा रिएक्ट ये एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस। तो जो हम यूजिंग रिएक्ट, हम लोग रिएक्ट की मदद से यूजर इंटरफेसेस डेवलप कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली, कह सकते हैं हम लोग। और रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्रिएट कर सकते हैं जिससे हम छोटे से छोटे कंपोनेंट को फिर से दोबारा दोबारा यूज कर सकते हैं और इंटरेक्टिव डिजाइन बना सकते हैं। और वो बहुत ही लाइट वेट एप्लीकेशन हो जाता है। तो रिएक्ट यूज करने से हमारा एप्लीकेशन बहुत लाइट वेट हो जाता है और फ्लेक्सिबल हो जाता है और बहुत एफिशिएंट भी हो जाता है। और और हम उसके लाइक और रिएक्ट जेएस ऑल्सो हमें सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलप करने में मदद करता है। सो सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है? सिंगल पेज एप्लीकेशन इज ये मतलब अगर आप कोई भी वेबसाइट ओपन करेंगे तब आप अलग अलग, अगर आप किसी बटन पे क्लिक करते हो या फिर कहीं और पे क्लिक करते हो, किसी और मेन्यू पे जाते हो, तो हमारा पेज रिफ्रेश होता है। तो ये पेज रिफ्रेश होना मतलब हर बार नया पेज लोड होता है। बट लेकिन सिंगल पेज एप्लीकेशन में ये सब चीजें नहीं होती है। सिंगल पेज एप्लीकेशन में सिर्फ एक ही बार पेज लोड होता है ब्राउजर में और उसके बाद सारी की सारी एक्टिविटीज जावास्क्रिप्ट हैंडल करता है। अगर आप किसी बटन पे क्लिक करते हो तो अगर पूरा का पूरा पेज अगर चेंज हो जाता है तो पेज रीलोड नहीं होता, जिसकी वजह से पेज फास्टर हो जाता है और एफिशिएंट हो जाता है। सो ये सिंगल पेज एप्लीकेशन है। अगर आप अभी अगर देखिए तो नेटफ्लिक्स हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप वेब हो गया, ये सारे रिएक्ट जेएस यूज कर रहे हैं। तो अगर आप जाओगे और देखोगे, अगर आप कभी फेसबुक पे जाके या फिर इंस्टाग्राम पे जाके देखोगे, तो अगर ब्राउजर में जाके ओपन करोगे तब देखोगे तो वहां पे अगर आप किसी भी और यूआरएल पे क्लिक करते हो, अगर कोई मेन्यू सिलेक्ट करते हो तो हमारा पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता। तो ये सब सिंगल पेज एप्लीकेशंस के एग्जांपल्स है। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे ये हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट जेएस। क्या सेटअप, क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड है रिएक्ट जेएस सीखने के लिए। नोड जेएस हो गया, मतलब एनपीएम हो गया, ये सब चीजें क्या क्या रिक्वायर्ड है वो देखेंगे। फिर हम लोग उसकी उसी के अंदर देखेंगे कि कौन से एडिटर्स रिक्वायर्ड है। विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, नोटपैड हो गया, जो भी चीजें हैं वो हम देखेंगे। फिर हम लोग पूरे प्रोजेक्ट का वो फोल्डर गो थ्रू करेंगे कि क्या क्या चीजें उसमें है, हर एक फोल्डर का मीनिंग समझेंगे। उसके बाद हम लोग ये 6 फीचर्स देखेंगे, क्योंकि हम लोग रिएक्ट जेएस सीखते हैं तो रिएक्ट जेएस में कुछ ये 6 कंसेप्ट यूज करते हैं। तो ये 6 क्या है? ये 6 ये एडवांस जावास्क्रिप्ट है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट पहले से आता तो ये बहुत ही यूजफुल होगा। थोड़ा सा अगर बेसिक जावास्क्रिप्ट को जानते हैं तो वो इसमें होगा, यूजफुल होगा। तो उसमें एरो फंक्शन क्या होता है, लेट कॉन्स्ट क्या होता है, रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है, ये सारे कंसेप्ट सीखेंगे जो हमें रिएक्ट में हम लोग यूज करेंगे। और फिर देखेंगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं रिएक्ट में। हम कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो हम देखेंगे। अलग अलग प्रकार की कंपोनेंट्स है, क्लास बेस्ड कंपोनेंट, फंक्शनल कंपोनेंट्स, वो क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या है। फिर हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट्स देखें तो कंपोनेंट के की पूरी लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे। मोस्टली क्लास बेस्ड कंपोनेंट की पूरी लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे। फिर प्रॉप्स देखेंगे, प्रॉप्स क्या होता है, अगर हम लोग को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर डेटा शेयर करना है तो वो कैसे शेयर करेंगे, ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। फिर स्टेट देखेंगे। स्टेट क्या होता है कि हम लोगों को उस कंपोनेंट का स्टेट कैसे मेंटेन करेगा, अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो वो मैं याद कैसे रखूंगा, वो कंपोनेंट याद कैसे रखेगा कि बट यूजर ने कुछ क्लिक किया या फिर कुछ टाइप किया, ये सब चीजें कैसे याद रखेगा। तो वो स्टेट की तरह मदद से याद रखेगा। तो वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंस देखेंगे, स्टेट और प्रॉप्स में क्या फर्क होता है। सो उसके इन दोनों में क्या फर्क होता है ये हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद प्रॉप्स वैलिडेशन देखेंगे।
प्रॉप्स हम लोग जब कंपोनेंट टू कंपोनेंट डेटा शेयर करते हैं तो उसमें उसमें हम लोग वैलिडेशंस कैसे लगा सकते हैं कि अगर अगर क्या होगा अगर मैं आईडी अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे आईडी चाहिए और कुछ और वैल्यूज ही पास कर दिया अगर किसी ने स्ट्रिंग में पास कर दिया तो ये वैलिडेशन हम लोग कैसे लगाएंगे ये हम देखेंगे। फिर हम लोग फॉर्म्स क्रिएट करेंगे रिएक्ट में। सो फॉर्म्स बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे और उसमें ऐड करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कंट्रोल्ड कंपोनेंट और कंट्रोल कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उन दोनों के बीच का फर्क देखेंगे। फिर इवेंट्स देखेंगे हम लोग रिएक्ट में इवेंट्स कैसे लिख सकते हैं, ऑन क्लिक हो गया, ऑन फोकस हो गया, फोकस आउट, और ये सारे इवेंट्स देखेंगे कैसे लिखते हैं। फिर कंडीशनल रेंडरिंग देखेंगे, अगर हमें इफ एल्स डालना है हमारे कोड में, रिएक्ट कोड में, कि हम लोग या फिर इफ ये कंडीशन है तो कुछ और रेंडर करो और एल्स ये और कुछ रेंडर करो, ये कंडीशनल बेसिस चीजें हम लोग रिएक्ट में देखेंगे। उसके बाद हम लोगों के देखेंगे कि लिस्ट कैसे रेंडर करनी है। सो हम रिएक्ट में कैसे एक से ज्यादा लिस्ट रेंडर कर सकते हैं, एक एरे लेंगे और उसमें कुछ चीजें डालेंगे और वो लोड करने की ट्राई करेंगे, तो वो कैसे करना है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कीज क्या होती है रिएक्ट में। तब जब हम लिस्ट लोड करते हैं तो उसमें कीज एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि राउटिंग कैसे करते हैं। तो राउटिंग जैसे मैंने बताया कि सिंगल पेज एप्लीकेशंस में हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होता लेकिन आपकी यूआरएल चेंज हो जाएगी। तो यूआरएल चेंज होगी तो उसे कैसे हैंडल करना है, तो वो राउटिंग में आएगा और वो हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फ्रेगमेंट्स क्या होता है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हमारे कंपोनेंट्स को स्टाइलिंग कैसे करेंगे। हम लोग हमारे कंपोनेंट्स में सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्लास कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके देखेंगे। तो ये कैसे करना है वो देखेंगे। So, ये कुछ अलग ओके। फिर हम लोग एनिमेशंस डालना ऐड सीखेंगे रिएक्ट के प्रोजेक्ट में। फिर बूटस्ट्रैप कैसे इंस्टॉल करना है रिएक्ट के प्रोजेक्ट में वो देखेंगे। बूटस्ट्रैप के सारे क्लासेस वगैरह यूज कर सकेंगे हम लोग रिएक्ट में। फिर हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होता है, एचओसी जिसे कहते हैं। उसके बाद रिएक्ट कोड स्प्लिटिंग, सो ये एक और कंसेप्ट है इंटरेस्टिंग है, वो देखेंगे। उसके बाद हुक्स देखेंगे। सो हुक्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, ये मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज होता है, तो वो एक हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कंटेक्स्ट क्या होता है। तो जैसे स्टेट है वैसे ही कंटेक्स्ट होगा, उसमें भी हम लोग डेटा एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे स्टोर करेंगे। तो वो कैसे करना है वो देखेंगे। फिर हम लोग हुक्स में ही यूज कॉल बैक हुक देखेंगे। फिर यूज मेमो देखेंगे, मतलब मेमो देखेंगे और उसके बाद यूज मेमो देखेंगे। मेमो एक कंपोनेंट है। वो मेमो देखेंगे रिएक्ट में क्या है। ठीक है, यूज मेमो देखेंगे, फिर यूज इफेक्ट देखेंगे, यूज इफेक्ट हुक क्या होता है और इसके सारे फायदे और ड्रॉबैक्स देखेंगे। यूज रिड्यूसर हुक क्या होता है। फिर रिएक्ट रिडक्स देखेंगे, वो क्या होता है। और फिर रिएक्ट फ्लक्स क्या होता है, ये एक ऑल्सो बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो देखेंगे। फिर पोर्टल्स क्या होता है, ये भी एक देखने जाए चीज है। ये सारी चीजें हम लोग ये सारी चीजें हम लोग रिएक्ट में देखेंगे कि ये सारी चीजें हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सो अब हम लोग बिना देरी गवाए चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे। मैं ब्राउजर पे हमें रिएक्ट यूज करने के लिए हमें बेसिकली क्या लगेगा, तो हमें नोड जेएस सॉफ्टवेयर लगेगा। तो आप ये इंस्टॉल कर लीजिए, मैं आपको जस्ट दिखाता हूँ। हमें ब्राउजर में जाके नोड जेएस सर्च करना है और हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे और लेटेस्ट नोड जेएस डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी नोड जेएस डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मुझे वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। तो मैं अब ये डाउनलोड नहीं करूंगा, आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। और एडिटर आप कोई भी अपने चॉइस का चूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहे। मैं रिकमेंड करता हूँ, मैं पर्सनली विजुअल स्टूडियो कोड यूज करता हूँ। आप भी विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड सर्च कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो ये भी आप विंडोज के लिए और
अगर आप लिनक्स यूज कर रहे हैं तो लिनक्स के लिए आप यूज कर सकते हैं। सो आप दोनों में से मतलब आपकी चॉइस के हिसाब से आप एडिटर चूज कर सकते हैं। सही, मैं विजुअल स्टूडियो कोड कोड यूज करता हूँ और मैं वही यूज करूंगा। ओके, सो अब हम आगे जाते हैं। ओके, मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। ठीक है, हमें रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें बेसिकली, मैं यहाँ पे अपनी स्पेसिफिक लोकेशन में जा चुका हूँ। आप भी अपने स्पेसिफिक लोकेशन में जाके आपको एक कमांड टाइप करना है, npx फिर क्रिएट रिएक्ट ऐप। अगर आप नहीं जानते कि ये टर्मिनल कैसे ओपन करना है तो मैं आपको बता दूं। आप विजुअल स्टूडियो कोड में जाएंगे, यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखेंगे, यहाँ पे टर्मिनल ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे थ्री डॉट्स पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे फाइल एडिट सेक्शन, यहाँ पे उसके साथ ही में थ्री डॉट्स है, वहाँ पे टर्मिनल्स और फिर न्यू टर्मिनल। यहाँ पे जाके मैं सी डॉट डॉट मैं बाहर आ जाता हूँ, मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट ओपन था तो मैं यहाँ पे बाहर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे लिख यहाँ पे मैं नया प्रोजेक्ट करने के लिए, नया रिएक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं टाइप करूंगा कमांड क्रिएट रिएक्ट ऐप, और फिर मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा फर्स्ट रिएक्ट डेमो। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है टाइप स्क्रिप्ट का। अगर आपको टाइप स्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो आप टाइप स्क्रिप्ट यूज कर सकते हो। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट नहीं करोगे तो आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। सो जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट के दोनों में डिफरेंस बेसिकली ये है कि आप वहाँ पे टाइप्स क्रिएट कर सकते हो, इंटरफेसेस क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग और डेटा टाइप्स वहाँ पे अवेलेबल है। सो अभी हम लोग वो टाइप स्क्रिप्ट नहीं यूज करेंगे, हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्लेन जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। सो उसको बस एंटर हिट करना है। थोड़ा टाइम लेगा। मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाके अपने फोल्डर को ओपन करूँगा। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं और ओपन फोल्डर कर सकते हैं। तो मैं फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, अब ये हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे अलग अलग फोल्डर्स आ चुके हैं। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि रिएक्ट एप्लीकेशन रन कैसे करना है। सो ये मैं यहाँ पे जाऊँगा टर्मिनल पे, फिर से मैं टर्मिनल ओपन करूँगा, न्यू टर्मिनल, और हमें यहाँ पे लिखना है npm start। npm start कमांड हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए यूज होती है, तो इससे हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये लोकल होस्ट 3000 पे ओपन होता है। थोड़ी देर लगेगी। ओके, तो ये हमारा बेसिक, हमारा फर्स्ट प्रोग्राम क्रिएट हो चुका है, जहाँ हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। और ये सारा, ये हमें लोगो और ये चीजें दिखा रहा है। तो ये चीज है हमें app.js से दिखा रहा है। यहाँ पे हमारा JSX कोड लिखा हुआ है। तो ये कोड आपको लगेगा HTML जैसे,
दिख HTML जैसे लग रहा है, लेकिन ये HTML कोड ना होकर ये हमारा JSX कोड है, जो सिमिलर टू और सिमिलर टू HTML है, लेकिन ये HTML कोड नहीं है, इसे JSX कोड कहते हैं। सो आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेलकम टू माय फर्स्ट रिएक्ट प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग रिएक्ट का प्रोजेक्ट में एडिट कर सकते हैं। अगले हमारे वीडियो में हम लोग इस फोल्डर स्ट्रक्चर का पूरा गो थ्रू करेंगे कि ऐप डॉट जेएस क्या है, ऐप डॉट सी एस एस क्या है, ये टेस्ट फाइल क्या है, ये पब्लिक फोल्डर में ये क्या है, ये सब चीजें हम लोग गो थ्रू करेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक पे बटन पे क्लिक कर दीजिए, ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं ऐसे और वीडियोस लाता रहूंगा, हम लोग पूरे गो थ्रू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप पूरी तरह से समझ जाए, और मेरे साथ साथ आप डेवलप भी करते रहिए ये प्रोजेक्ट। जैसे जैसे मैं आप कोड लिखूंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।